हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम प्ले हैमलेट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इसका फुल एनालिसिस करेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे और डिटेल समरी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। और इसका जॉनर है ट्रेजेडी, इसकी सेटिंग है डेनमार्क। और ये जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इसे अक्सर शॉर्ट नेम से जाना जाता है, हैमलेट के नाम से जाना जाता है। और इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था समवेयर बिटवीन 1599 टू 1601। एग्जैक्ट डेट सर्टेन नहीं है कि कौन से डेट में लिखा है। और ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, जिसमें 29,515 वर्ड्स का यूज़ हुआ है। और कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो प्ले है वो है, शॉर्टेस्ट प्ले जो है वो मैकबेथ है। ये इसकी सेटिंग है डेनमार्क है। और ये कहानी बताती है प्रिंस हैमलेट की कहानी बताती है। और एक रिवेंज ट्रेजेडी है, रिवेंज की कहानी है, बदले की कहानी है। और इसमें जो क्लॉडियस है, हैमलेट का चाचा है, जिसने उसके फादर के सिंहासन को हथिया लिया है और उसकी माँ से शादी कर ली है। हैमलेट बहुत ही पावरफुल ट्रेजेडी और इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडी, प्रभावशाली ट्रेजेडी माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी स्टोरी में बहुत सारे अडेप्टेशन किए गए हैं, बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में हैदर नाम से मूवी बनी है। और ये वर्क जो है बहुत ही पॉपुलर है। और इसके सोर्स को हम कह सकते हैं कि एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडीज से शेक्सपियर इंस्पायर्ड हुए हैं। हॉलिनशेड क्रॉनिकल से भी इंस्पायर्ड हुए। हॉलिनशेड क्रॉनिकल से शेक्सपियर ने बहुत सारे अपनी प्लेस के सोर्स को लिया है। तो ये जो स्टोरी है, इसके बहुत सारे उस समय जो पॉपुलर ट्रेंड चल रहा था रिवेंज ट्रेजेडी लिखने का, इसी ट्रेंड पे आधारित है। ये बदले की कहानी है इसमें, जिसमें कि मैडनेस भी है, जो कि उसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवेंज ट्रेजेडी का। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। हैमलेट है सन ऑफ लेट किंग। जो हैमलेट द सीनियर है, उसका ये बेटा है। और ये नेफ्यू है, भतीजा है प्रेजेंट किंग क्लॉडियस का। देन है क्लॉडियस है किंग ऑफ डेनमार्क, और ये हैमलेट का चाचा है और छोटा भाई है हैमलेट द सीनियर का। देन गर्ट्रूड है क्वीन ऑफ डेनमार्क। पहले भी एक क्वीन थी, अभी भी क्वीन है, क्योंकि इसने अपने ही देवर से शादी कर ली है, क्लॉडियस से शादी कर ली है। और ये हैमलेट की मदर है। देन पोलोनियस है चीफ काउंसलर टू किंग। अभी क्लॉडियस का ये प्राइम मिनिस्टर है, काउंसलर है, मुख्य सलाहकार है। ओफिलिया जो है पोलोनियस की ब्यूटीफुल डॉटर है और हैमलेट की प्रेमिका भी है। देन होरेशियो है बेस्ट फ्रेंड ऑफ हैमलेट। लियटिस है पोलोनियस का बेटा, जो कि फ्रांस में पढ़ता है। वोल्टामिंड एंड कॉर्नेलियस दरबारी हैं क्लॉडियस के दरबार के। रोजनक्रैन एंड गिल्लिस्टन भी कोर्टियर्स हैं हैमलेट के। और ये फ्रेंड भी हैं, बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे हैमलेट के। देन ऑसरिक कोर्टियर है, वो एक फैशनेबल दरबारी है। देन मार्सेलस ऑफिसर है, बर्नार्डो ऑफिसर है, फ्रांसिस्को सोल्जर है। ये सारे गार्ड्स हैं। एल्सिनोर के जो किले के इन लोग गार्ड्स हैं। देन रेनाल्डो है पोलोनियस का सर्वेंट है। घोस्ट है द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, जो हैमलेट के जो फादर थे उसके ये घोस्ट है। देन है फोर्टिनब्रास। और ये जो घोस्ट का करेक्टर है, उसको शेक्सपियर ने कई बार अपने जब वो मंचन होता था हैमलेट का, उसमें घोस्ट का करेक्टर को शेक्सपियर ने प्ले किया है। देन फोर्टिनब्रास है प्रिंस ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे एक नाइबरिंग कंट्री है डेनमार्क का, वहाँ का ये राजकुमार है। देन ग्रेव डिगर्स हैं जो कि कब्र खोदते हैं। और प्लेयर किंग्स हैं जो कि एक्टिंग करते हैं। प्लेयर क्वीन है, फिर ल्यूसिनस है, और सम माइनर प्लेयर्स हैं, उसमें कुछ एक्टर्स हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल समरी ऑफ दिस प्ले। नाउ लेट्स बिगिन। प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, जो कि बेटा है किंग हैमलेट द सीनियर, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है। और ऐसा कहा गया है कि जो प्रिंस जो हैमलेट को ये बताया गया है और बाकी जो प्रजा को ये बताया गया है कि कैसे जो राजा थे वो द गार्डन में थे, आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर एक जहरीले सांप ने उन्हें काट दिया, जिसकी वजह से उनको डेथ हो गई। इस तरह से कहा गया है, क्लॉडियस के द्वारा कहा गया है।
क्लॉडियस जो छोटा भाई है, किंग हैमलेट का छोटा भाई है, और उसने अब राजा है, उस डेनमार्क के देश का राजा है क्लॉडियस, और वो सक्सेसर है। और उसने अपने ही सिस्टर इन लॉ, अपनी ही भाभी से, गर्टरूड से शादी कर ली है अब, और हैमलेट, किंग हैमलेट की विडो से शादी कर ली है, जिससे हैमलेट बिल्कुल भी परेशान है, बहुत ही बिल्कुल नापसंद करता है इस बात को वो, और इसे वो इंसेस्ट कहता है। इंसेस्ट मीन्स अपने ही मतलब सगे संबंधियों में शादी कर लेना, अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी कर लेना, इस तरह से। तो उसको आभास होता है कि जो डेनमार्क है उसमें कुछ भी सही नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉटनिंग, और बहुत ही कुछ फिशी उसको नज़र आता है। तो जो डेनमार्क है उसमें एक, डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक विवाद चल रहा है नॉर्वे देश के बीच में और डेनमार्क के देश में। तो जो किंग हैमलेट थे उसने क्या किया, एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उसने नॉर्वे के राजा किंग फोर्टिनब्रास की हत्या कर दी है कुछ समय पहले, कुछ ईयर्स पहले। और वहाँ उसका जो बेटा है वो अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता है, जैसे इस कहानी में आगे होने वाला है उसी तरह से। तो ये रिवेंज ट्रेजेडी पूरी तरह से बदले की कहानी है। बहुत सारे बेटे हैं जो अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहते हैं। देन डेनमार्क ने को बाद में डिफीट मिल जाता है, डेनमार्क से डिफीट मिल जाता है नॉर्वे को, लेकिन और वहाँ का जो राजा है अब उस पुराने जो राजा थे, नॉर्वे के जो राजा थे उसका भाई वहाँ का राजा है। और उसने कहा है कि डेनमार्क पे अटैक ना करो, लेकिन ये जो फोर्टिनब्रास है, जो वहाँ का राजा है, वहाँ का राजा का जो भतीजा है, ये मानता नहीं है, बार बार डेनमार्क पे अटैक करना चाहता है, प्रिंस फोर्टिनब्रास। तो ये लेट एट नाइट क्या होता है, एल्सिनोर का किला है, वहाँ का जो फोर्टिफिकेशन है, वहाँ की जो दीवार है, वहाँ पर उसका जो किले की रखवाली कर रहे हैं, जो गार्ड्स हैं किले की रखवाली कर रहे हैं, और वो होरेशियो से मिलते हैं। होरेशियो जो फ्रेंड है हैमलेट का, जो कि हैमलेट जो है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, विटनबर्ग जर्मनी में है, जहाँ यूनिवर्सिटी में फिलोसफी का स्टूडेंट है, वहाँ पढ़ाई करता है वो। और वहाँ से उसका फ्रेंड आया हुआ है होरेशियो, उसके पिता के फ्यूनरल में शामिल होने। तो वो मिलता है गार्ड से। तो गार्ड्स कहते हैं कि वो 2 रातों से लगातार एक भूत को देख रहे हैं, और जो भूत है बिल्कुल ही हैमलेट के फादर का लगता है, और पूरी तरह से कवच कुंडल पहना हुआ है, पूरी तरह से ऐसे ऐसे पहना हुआ है जैसे कि जो किंग हैमलेट है युद्ध पे जा रहे हों, और जो अभी अभी जो राजा जिनकी मौत हुई है, रिसेंटली डिसीज्ड किंग है वो। तो इस मोमेंट पे जब वो बताते रहते हैं तभी जो होरेशियो को क्या होता है, पहले यकीन नहीं होता है। होरेशियो क्या है कि वो भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो उसे यकीन नहीं होता है भूतों पर, लेकिन जब अपनी आंखों से वो देखता है, भूत को देखता है, तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है, डर से वो कांपने लगता है, और वो डिसाइड करता है कि इस बात को वो हैमलेट को बताएगा। क्योंकि जो भूत है उन लोग से बातें करने को राजी नहीं होता है, उन लोग बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत उन्हें छकाता है, कभी वहाँ अपीयर होता है, कभी वहाँ अपीयर होता है, और उन्हें बहुत छकाता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं इस बात को हम लोग हैमलेट को बताएंगे, क्योंकि उसी के पिता का वो घोस्ट था। तो फिर वो डिसाइड कर लेते हैं। फिर इधर क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस जो हैमलेट का जो चाचा है, और जिसने अपनी भाभी से शादी की है, अब वो यहाँ का राजा है, डेनमार्क का राजा है। वो जब देखता है कि उसका जो भतीजा है हैमलेट, वो लगातार अपने पिता की मौत का गम मना रहा है, लैमेंट कर रहा है, तो कहता है कि कितना तुम अपने पिता की मौत का बदला मनाओगे, कितना मतलब अपने पिता के मौत को मनाओगे तुम। बोलता है कि ये तो जो मौत है ज़िंदगी का पूरा रूल है, इस ज़िंदगी में जो भी आता है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है, ऐसे उसको समझाता है। वैसे उसकी मदर भी उसे समझाती है, गर्टरूड। तो हैमलेट फिर सुनता है इन लोग के फिर हैमलेट इन लोग से मिलता है, होरेशियो से मिलता है और गार्ड से मिलता है। तो उन लोग बताते हैं कि कैसे हमने तुम्हारे पिता के घोस्ट को देखा है। तो हैमलेट बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, वो एकदम तैयार हो जाता है कि हाँ मुझे मिलना है, अपने फादर के घोस्ट से मिलना है। वो 1 मिनट के लिए उसको चैन नहीं आता। फिर जो कोर्ट है, दरबार फिर से मिलता है, जो डेनमार्क का दरबार नेक्स्ट डे मिलता है। वहाँ क्लॉडियस है, वहाँ रानी गर्टरूड है, वो डिस्कस कर रहे हैं स्टेट के अफेयर, डेनमार्क के बातों के बारे में, डेनमार्क के जो राज्य है उसके अफेयर्स के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पर उसका जो एडवाइज़र है, मुख्य सलाहकार पोलोनियस भी है।
जो क्लॉडियस है से परमिशन मांगता है पोलोनियस कि उसका जो बेटा है फ्रांस में पढ़ाई करता है, वो आपके राजगद्दी, आपके राज्य मतलब जो राज्याभिषेक में शामिल होने आया था, अब फिर से वापस जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहता है, तो आज्ञा है करके। तो क्लॉडियस कहता है ठीक है जा सकता है, वो करके आज्ञा देता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि लियटिस को आज्ञा है, लियटिस को ऑर्डर दिया जाता है कि वो जा सकता है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हैमलेट को उसकी पढ़ाई को जारी रखने नहीं दिया जाता। हैमलेट को कहा जाता है गर्ट्रूड के द्वारा और क्लॉडियस के द्वारा कि वो यहीं पर रहे, डेनमार्क में रहे और डेनमार्क में ही उनके साथ में रहे, क्योंकि जो क्लॉडियस है उसका जो चाचा है वो बहुत ही क्लेवर इंसान है और एक तरह से मर्डरर है। वो चाहता है, वो हैमलेट को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता है ताकि उसके ऊपर वो पूरी तरह से नज़र रख सके, ताकि वो उसकी हरकतों पर ध्यान दे सके। तो क्लॉडियस यहाँ पे एक मैसेंजर भेजता है किंग ऑफ नॉर्वे को, ताकि वो उसके अपने जो भतीजे को समझा सके, प्रिंस फोर्टिनब्रास को समझा सके, ताकि वो अटैक ना करे डेनमार्क पे। इस तरह से ये अफेयर्स पे बातें चल रही है, जो डेनमार्क का जो अफेयर है, उसका राजकाज का जो काम है। फिर क्लॉडियस क्वेश्चन करता है प्रिंस हैमलेट से कि फिर से उससे बोलता है कि कब तक अपने पिता की मौत का गम मनाओगे, अब तुम यहाँ के राजकुमार हो, तुम मेरे बेटे हो और तुम इस सारे दुखों को भूल जाओ और राजकाज को संभालो, इस तरह से कहता है। और कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी मत जाओ वापस। एक तरह से वो उसका जो चाल थी कि वो उसके ऊपर नज़र रखना चाहता था। फिर जो कोर्ट है एग्जिट हो जाता है, जो दरबार है ख़त्म हो जाता है और हैमलेट को अपने पिता का गम रहता है। उसको बहुत ज़्यादा दुख ये रहता है कि उसके जो फादर को अनटाइमली डेथ हो गया, मतलब एकदम असमय मृत्यु हो गई, इस बात का उसको बहुत ज़्यादा दुख रहता है। और अपनी जो मदर का जो हैस्टी मैरिज, उसकी मदर ने 2 महीने के अंदर ही अपने पति के 2 महीने के मौत के 2 महीने के अंदर ही उसने शादी कर ली थी अपने ही देवर से। इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी था हैमलेट। और उसको जब पता चलता है, घोस्ट से मिलता है, अपने पिता के घोस्ट से मिलता है, कहता है कि वो हैमलेट है को बताया जाता है कि उसने देखा है, तो हैमलेट पूरा निर्णय ले लेता है कि उसे अपने पिता के घोस्ट से मिलना है। फिर उधर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्या है कि जो रॉयल अटेंडेंट्स है पोलोनियस के जो रॉयल अटेंडेंट है, वो फेयरवेल मांगते हैं कि अब लियटिस जाने वाला है, फ्रांस जाने वाला है, तो उसकी तैयारी चल रही है इसके। और पोलोनियस ऑफ़र करता है अपने जो बेटे को ऑफ़र करता है कि तुम क्या क्या करना है, तुमको दूसरों को उधार नहीं देना है, ना दूसरों से उधार लेना है, इससे दोस्त ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से वो एडवाइस देता है अपने बेटे को जाने से पहले। और वहाँ पर पोलोनियस की डॉटर भी है, ओफिलिया भी है। ओफिलिया जो बहुत ही सुंदर है, जिससे हैमलेट प्यार करता है, ओफिलिया भी प्यार करती है। वो बताती है कि किस तरह से ओफिलिया बताती है कि किस तरह से हैमलेट और उसके बीच में लव रिलेशनशिप है। तो जो लियटिस है, उसका जो भाई है जो फ्रांस जा रहा है, वो उसको वार्न करता है कि तुम हैमलेट की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, हैमलेट को भूल जाओ। हैमलेट चूँकि प्रिंस है, वो आज़ाद नहीं, अपने निर्णय लेने के लिए आज़ाद नहीं है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तुमको खाली वो सेड्यूस करेगा, सेक्सुअली इस्तेमाल करेगा, ऐसा कहते हैं। और ये जो प्रिंस और होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी से शादी नहीं करते, इस तरह से वो समझाता है उसे। तो ओफिलिया बोलती है जैसे आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँगी भाई, करके उसको वो कहती है। और आपके जो एडवाइस को मैंने बिल्कुल लॉक करके रख लिया है अपने दिमाग में, ऐसा करके वो कहती है। फिर इस तरह से और इधर फिर जो नाइट का जो सीन है, नाइट का सीन आ जाता है, फोर्टिफिकेशन का सीन आता है। और यहाँ पर जो पोलोनियस है, वो भी अपनी बेटी से को सलाह देता है कि हैमलेट को भूल जाओ। फिर इधर नाइट का सीन है, फोर्टिफिकेशन हो रहा है, जहाँ पर किला है, वहाँ पर घोस्ट फिर से आता है, जो सीनियर हैमलेट का घोस्ट आता है और वो हैमलेट से मिलता है। फिर हैमलेट देख के बहुत ही आश्चर्य पड़ जाता है और उसे फॉलो करने के लिए कहता है। तो उसके जो गार्ड्स रहते हैं और होरेशो रहता है, उसको मना करते हैं कि मत जाओ, घोस्ट के पीछे मत जाओ, लेकिन हैमलेट नहीं मानता। तो उन लोग ज़बरदस्ती हैमलेट को पकड़ना चाहते हैं। वो कहता है कि जो मुझे पकड़ेगा मैं उसे घोस्ट बना दूंगा, कहता है मुझे जाने दो। और वो मिलता है अपने पिता के घोस्ट से, और उसका जो पिता है सारा का सारा स्टोरी बताता है कि कैसे एक दिन वो गार्डन में लेटा हुआ था, तो उसके अपने ही भाई ने, क्लॉडियस ने, उसके कानों में एकदम जहर की शीशी को उड़ेल दिया, और जिसकी वजह से उसका सारा का सारा खून दही की तरह जम गया और उसकी मौत हो गई। और उसने पूरी प्रजा को ये बताया कि एक जहरीले सांप के काटने से
मेरी मौत हुई है, और जो जहरीला सांप जिसके काटने से मेरी मौत हुई है उसी के ऊपर आज सिंहासन विराजमान है कहता है, उसके सिर के ऊपर ताज है कहता है। तो हैमलेट बहुत ही दुखी हो जाता है इस रेवलेशन से, इस जानकारी से बहुत दुखी हो जाता है। और वो कहता है, घोस्ट कहता है कि मुझे ऐसी मौत मिली है जिसकी वजह से मैं अनप्रिपेयर्ड था, मुझे अनप्रिपेयर्ड डेथ मिली है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं कर पाया। तो तुम्हें बेटा, मुझे, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना है, अपने चाचा से बदला लेना है, लेकिन इस बदले की प्रोसेस में तुम अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ऐसा वो कहता है। तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको झटका लगता है हैमलेट को कि मेरे फादर को ऐसी मौत मिली है, मेरे फादर जो है वो नर्क की आग में जल रहे हैं। तो इस बात से दुखी हो जाता है उसे, और निर्णय ले लेता है अब के बाद वो उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य रहेगा, अपने पिता की मौत का बदला लेना, और वो कोई भी दूसरा लक्ष्य उसकी ज़िंदगी का नहीं रहेगा, ऐसा वो डिसाइड करता है। और इस तरह से फिर होरेशियो और जो बाकी के गार्ड्स पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो उन लोगों को वो सीक्रेट नहीं बताता है। वो कहता है, सिर्फ होरेशियो से कहता है कि मैं अब से क्या होगा कि मैं मैडनेस का नाटक करूँगा, मैं ऐसे एक्टिंग करूँगा कि जी मैं पागल हो गया हूँ, और पुट इन एंटिक डिस्पोजिशन ऑन करे कहता है। और वो उन लोग से वादा लेता है, गार्ड से और होरेशियो के, कि मेरी जो ये घोस्ट से जो मुलाकात है इसके बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। तो उन लोग वादा करते हैं ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे करके। और इस तरह से फिर कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन हैमलेट को यहाँ पर शक था कि जो ये घोस्ट है, हो सकता है कोई एविल स्पिरिट हो सकता है कोई शैतान हो, डेविल हो, जो कि उसके पिता के शक्ल में आया हो। तो उसके रिलायबिलिटी पे, उसके वेरिसिटी पे उसको शक है, और वो सोचता है कि हो सकता है मेरे पिता का भेष बना के आया हो। तो वो सोचता है कि पहले मैं डिसाइड कर लूँगा, पहले मैं पूरा कंफर्म हो जाऊँगा कि ये मेरे पिता का ही घोस्ट है, और ये जो कह रहा है कि मेरे चाचा जो हैं वो दोषी हैं, मर्डर के दोषी हैं, उसके बाद ही मैं कोई एक्शन लूँगा, ऐसा वो डिसाइड करता है। तो बहुत ही थॉटफुल पर्सन है वो। कोई भी आदमी कोई बोल दिया कि तुम्हारा मेरे पिता का मर्डर हुआ है, अब तुम जाके उसका बदला लो या किसी को मार दो, तो इस तरह से वो रैश डिसीजन नहीं लेना चाहता, बल्कि सोच विचार के पूरे से कंफर्म होने के बाद वो निर्णय लेना चाहता है। तो वो एक प्लान बनाता है, इस प्लान में वो आगे बढ़ता है। वो सोचता है मैं एक मैडनेस का नाटक करूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक जो राजा से मैं, मतलब राजा के प्लान्स के बारे में जान पाऊँगा। पूरा स्ट्रेटेजी बनाता है वो कि इस मैडनेस के गार्बे के नीचे छिप के वो किस तरह से क्लॉडियस से बदला लेगा। और वो एक तरह फिर ओफिलिया जो होती है उससे मुलाकात होती है। ओफिलिया उसको और कहती है कि मैं अपने प्यार को कंटिन्यू नहीं कर रख सकती। तो जो हैमलेट भी उसे रिजेक्ट कर देता है, और फिर वो दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने पिता के पास जाती है और बताती है कि कैसे हैमलेट है जो एकदम अर्धनग्न स्थिति में मेरे पास आया, और मेरे तरफ एकटक देखता रहा, ऐसे जैसे कि वो कहीं नरक से भाग कर आया हो, कोई एकदम अगली ट्रूथ बताने वाला हो, और उसके कपड़े भी पूरे पुराने थे, फटे हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि वो पागल हो गया, इस तरह से वो बताता है। तो पोलोनियस उससे पूछता है कि क्या तुमने उससे कहा है क्या कि तुम उसके प्यार को भुला देना चाहती हो? तो हाँ, वो कहती हाँ, आप लोगों ने जैसे कहा था, भाई ने कहा था, लियटिस ने कहा था, और आपने कहा था कि हैमलेट को भूल जाओ, तो मैंने ये सारी बातें उसे कह दी। उसके बाद में उसने ऐसे कहा। तो फिर पोलोनियस ये सोचता है कि जो हैमलेट है, मेरी बेटी ओफिलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मेरी ओफिलिया ने उसके प्यार को जो रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हैमलेट पागल हो गया, सोचता है। और ये सोचता है कि ये इस न्यूज़ को मुझे बताना पड़ेगा, मुझे राजा क्लॉडियस को इस बात को बतानी पड़ेगी, ऐसे वो डिसाइड करता है। और वो इसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्लॉडियस से बातें करता है। फिर क्लॉडियस को बोलता है, तो क्लॉडियस कहता है, उसकी बातों को नहीं मानता, तो बोलता है कि हम लोग उसके ऊपर जासूसी करेंगे, उसका जासूसी करेंगे, और ओफिलिया और उन दोनों की बातों को सुनेंगे, बोलता है। फिर हमको पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हैमलेट पागल हो गया है, मेरे बेटी के प्यार में पागल हो गया, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। ऐसा फिर वो एंटर होता है। फिर वहाँ पर जो क्वीन जो गर्ट्रूड है और क्लॉडियस है, वो वेलकम करते हैं। वहाँ पर रोजेनक्रेन और गिल्डेस्टन आता है, जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, जो कि वहाँ विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जर्मनी में पढ़ता था। उसको इनवाइट करते हैं, और उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि हैमलेट को क्या हो गया है, हैमलेट का जो मूड है, उसका जो बिहेवियर है, अचानक से चेंज हो गया है, इसके पीछे का जो तुम हाउ एंड वाई को पता करो। इस तरह से उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं
रोजेनक्रैंट्ज से और गिल्डरस्टन से। तो उन लोग वादा करते हैं कि ठीक है, हम लोग पता करेंगे क्या बात है। फिर इस तरह से एडिशनल न्यूज़ आती है, पोलोनियस वेट करता है और मैसेंजर आता है, नॉर्वे से मैसेंजर आता है यहाँ पर और बताता है कि जो वहाँ के जो राजा हैं उसने प्रिंस फोर्टिनब्रास को डांटा है और कहा है कि वो फिर से लड़ाई ना लड़े, डेनमार्क को के साथ वो शांति बनाए रखे और कोई लड़ाई ना लड़े इस तरह से। और ये भी बताते हैं कि जो सेना तैयार किया था, फोर्टिनब्रास ने जो सेना तैयार की थी डेनमार्क से लड़ाई करने के लिए, उस सेना को वो लड़ने के लिए भेज रहा है, पोलैंड भेज रहा है और पोलैंड को लीड कर रहा है। पोलैंड एक दूसरा देश है, दूसरा नाइबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है जहाँ पर वो चढ़ाई करने वाला है। लेकिन वो जाने से पहले, पोलैंड जाने से पहले रास्ते में डेनमार्क आता है, तो डेनमार्क के थ्रू वो जाएगा पोलैंड पर आक्रमण करने। आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, ये फोर्टिनब्रास की सेना है जो जा रही है। देन पोलोनियस जो है, पोलोनियस क्लॉडियस से कहता है, इस थ्योरी के बारे में बताता है कि कैसे जो मेरी बेटी के प्यार में जो हैमलेट है पागल है, तो उन लोग स्नीक करते हैं, उन लोग छिपते हैं और उसके हैमलेट के माइंडसेट को जानने का प्रयास करते हैं। हैमलेट जब वहाँ पर आता है, ओफिलिया एक बुक पढ़ते रहती है, हैमलेट मैडनेस का नाटक करता है और यहाँ पर बहुत ही पोलोनियस जो है, पोलोनियस को इंसल्ट करता है हैमलेट, बहुत ही अजीब तरह से बातें करता है उससे। उसे फिश मॉन्गर कहता है, उसे कहता है कि तुम मछली बेचने वाले हो, और जो कि जिसने अपनी बेटी को मेरे लिए स्पाई छोड़ दिया, मतलब मेरी बेटी से, अपनी बेटी से तुम मेरी जासूसी कराओ, इस तरह से उसको कहता है। और वहाँ पर फिर रोजेनक्रैंट्ज और गिल्डरस्टन आते हैं, हैमलेट के दोस्त आते हैं। हैमलेट उनसे बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलता है और क्योंकि उसके जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड से बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन उनसे वो बातें जब करता है तब उसे पता चल जाता है कि ये जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के शक्ल में नहीं आए हैं, बल्कि ये मेरे चाचा के जासूस के शक्ल में आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि मेरा माइंडसेट क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। वो लोग पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो हैमलेट। तो वो जान जाता है कि ये सारा का सारा कुछ ना कुछ फिशी है और वो डिसाइड करता है कि इनको बेवकूफ़ बनाना है, तो उनको बेवकूफ़ बनाता है वो। और व्हाट अ पीस ऑफ मैन वर्क इज़ मैन कहता है। और फिर गिल्डरस्टन और रोजेनक्रैंट्ज को कुछ भी पता नहीं चलता है हैमलेट के बारे में। और उन लोग ये भी बताते हैं कि कैसे वो रास्ते में मिले थे। एक्टर्स का जो ग्रुप था, ट्रूप ऑफ एक्टर्स थे जो कि प्ले करते हैं, तो उनको उन्होंने लेके आया है, वो एल्सिनोर में लाया है, डेनमार्क में लाया है, जो कि परफॉर्म करने वाले हैं राजा और रानी के दरबार में। तो इस तरह से जब वो मिलता है, एक्टर्स से मिलता है, तो हैमलेट बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको थिएटर बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उनसे बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं उनसे मिलके और उनको कहता है कि उनका जो प्ले परफॉर्म होगा उसमें एक छोटा सा और अपना ही लिख के एक नाटक जोड़ देता है जिसका नाम था मर्डर ऑफ गोंजागो। एक प्ले जोड़ देता है मर्डर ऑफ गोंजागो और उसे माउस ट्रैप का भी नाम दिया गया इस प्ले को। इसमें क्या है कि जो घोस्ट ने जैसे बताया थे कि कैसे उसके जो चाचा ने उसके कानों में जहर डाल दिया था, उस स्टोरी को निभाया जाएगा और उस स्टोरी को निभाया जाएगा और इस तरह से जो किंग क्लॉडियस के रिएक्शन को जाना जाएगा, उसके हाव भाव को स्टडी किया जाएगा कि जो राजा है वास्तव में दोषी है क्या, उसके जो चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या, इस तरह से। और इससे उन लोग डिसाइड कर लेंगे कि जो घोस्ट की स्टोरी थी वेदर वो ट्रू है कि नहीं है, ऐसा डिसाइड कर लेंगे और उसके गिल्ट को डिसाइड कर लेंगे। तो वो अपने दोस्त से, होरेशियो से कहता है, होरेशियो तुम ऑब्जर्व करना कि राजा का क्या रिएक्शन है। देन एक्ट थ्री बिगिन होता है। पोलोनियस अपनी जो बेटी को फोर्स करता है कि जो हैमलेट ने जो लव लेटर्स दिए हैं, जो गिफ्ट दिए हैं उसे, उसको सारे के सारे वो वापस कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जो बेटी है हैमलेट के प्यार में रहे, क्योंकि वो जानता है कि वो सोचता है कि हैमलेट जो है उसकी जो कंडीशन है सही नहीं है, वो पागल हो गया, एक तरह से मैड हो गया है और वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि ओफिलिया को अपना सकता है। तो वो कहता है भूल जाओ उसे, लेटर्स वापस कर दो। और क्लॉडियस सीक्रेटली उन लोग ट्राई करते हैं कि हैमलेट के बातों को वो जान सके कि क्या बात है। तो हैमलेट हॉल में वॉक करते रहता है और वहाँ पर जो राजा क्लॉडियस है, पोलोनियस जो है, वो वेट करते हैं कि ओफिलिया वहाँ पे आएगी और हैमलेट और उन दोनों की बातों को वो चुपके से सुनेंगे, तो वो पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। और हैमलेट है, बातें करता है, उसके ओफिलिया से मिलने से पहले ओफिलिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोलिलोक्य करता है। इस प्ले में टोटल 7 सोलिलोक्य हैं, स्वगत कथन जिसे कहा जाता है।
और स्वगत कथन मीन्स जो कैरेक्टर है अपने आप से बातें करता है, और वो बातें करता है जोर जोर से करता है सोलिलोक्वी, जिसमें जो दर्शक है उसके मन की बात को जान जाते हैं कि कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, इस तरह से। तो वो सोलिलोक्वी करता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है अपने पिता के मौत से, लेकिन वो अपने पिता के मौत का बदला नहीं ले पा रहा है अभी तक क्लॉडियस से। तो उसके मन में विचार आता है कि कहीं वो मर जाए क्या, टू बी और नॉट टू बी करके सोचता है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए सोचता है। फिर वो सोचता है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में जो आत्महत्या है पाप है, तो इस तरह से वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में रहता है वो। फिर वो ओफिलिया के पास आता है और ओफिलिया से मिलता है। तो ओफिलिया से पहले बहुत अच्छे से मिलता है वो, और उससे कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर अचानक उसे पता चल जाता है कि जो उसकी जो बातों को जो क्लॉडियस है, पोलोनियस या कोई ना कोई सुन रहा है उसकी बातों को, और ये ओफिलिया का इस्तेमाल हो रहा है मुझ पे जासूसी करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उससे, बहुत ज़्यादा रिब्यूक करता है उसे, स्कोल्ड करता है, गो टू द ननरी, ननरी कहता है उसे, बहुत ज़्यादा भला बुरा कहता है, और बहुत ही अजीब तरह का सीन क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, अपनी पूरी मैडनेस को दिखाता है वो। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जो क्लॉडियस सोचता है और कहता है कि हैमलेट ने जैसा रिएक्शन दिया है ओफिलिया के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हैमलेट है ओफिलिया के लव में मैड है, कोई ना कोई दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से इसका मैडनेस है। ओफिलिया तो इसका रीज़न नहीं है, वो कहता है, डिसाइड करता है। और यहाँ पर फिर कुछ देर बाद फिर से जो प्ले एक्टिंग होने वाली रहती है, जो प्ले की एक्टिंग माउस ट्रैप, द मर्डर ऑफ गोंजागो परफॉर्म किया जाता है किंग एंड क्वीन के सामने में। हैमलेट अपनी माँ के पास आता है और बोलता है माँ प्ले एंजॉय कर रही हो ना, ऐसे तरह से। और यहाँ पर क्या होता है कि एक सीन क्रिएट किया जाता है जिसमें एक प्लेयर किंग रहता है, वो बहुत ही खुश रहता है अपनी वाइफ के साथ, अपनी जो क्वीन के साथ, उससे दोनों एक दूसरे से जीने मरने की कसम खाते हैं। और फिर वो गार्डन में लेटा रहता है और वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके ऊपर उसके कानों में जहर डाल देता है। तो वैसे ही सीन क्रिएट होता है जैसे कि एक्चुअल में जो घोस्ट ने बताया था। तो इससे क्या होता है, क्लॉडियस के जब रिएक्शन को लोग देखते हैं तो क्लॉडियस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसका चेहरा पूरा पसीने से भर जाता है, और उसका जो गिल्ट है, उसका जो अपराध है उसके चेहरे में झलकने लगता है। उस रूम को वो छोड़ के चला जाता है रानी के साथ। तो हैमलेट को पूरा प्रूफ मिल जाता है यहाँ पर कि कैसे जो घोस्ट ने जो स्टोरी बताई थी एकदम ट्रू है, और उसके चाचा ने ही उसके फादर का मर्डर किया है। तो जो गर्ट्रूड है इस बात से परेशान हो जाती है, क्योंकि राजा क्लॉडियस परेशान है, और उसको हैमलेट को बुलाती है अपने चैम्बर में, एक्सप्लेनेशन मांगती है कि ये तुम्हारे मिसकंडक्ट का रीज़न क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बिहेवियर किया अपने पिता से। तो कहते हैं कि वो मेरे पिता नहीं है, कहता है हैमलेट, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे पिता नहीं, कहता है वो। और इस तरह से उनकी जो क्लॉडियस की बातों को इसके जाने से पहले यहाँ पर एक और सीन है, जो सीन है हैमलेट अपनी मदर से मिलने से पहले क्या होता है, जब वो उसके चैम्बर में जाने से पहले जाते रहता है, तो रास्ते में देखता है कि जो क्लॉडियस है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि क्लॉडियस है, प्रे करते रहता है, और प्रे करते रहता है कि भगवान मुझे अपने कर्मों की मतलब सज़ा दीजिए, मैंने अपने ब्रदर का मर्डर किया। इस तरह से वो अपने जो सिन के लिए वो माफ़ी मांगते रहता है। तो हैमलेट यहाँ पर आता है और अपनी तलवार निकालता है, वो सोचता है कि एक ही झटके में इसको मार देता हूँ, इस दुष्ट को। लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि अगर अभी इसे मैं मार देता हूँ तो ये प्रे कर रहा है, जिस वजह से ये डायरेक्ट हेवन को जाएगा, और जो मेरे फादर हैं वो घोस्ट बने हुए हैं और उनकी आत्मा जो भटक रही है, और तो मैं कैसे अपने इस किलर को, अपने इस एनिमी को एक अच्छी मौत नहीं दूंगा, बोलता है। क्योंकि इस पूरे प्ले की जो थीम है वो फ्रैटिसाइड है, वो अपने कैसे उसने जो फ्रैटिसाइड किया है, जो उसके जो अंकल ने फ्रैटिसाइड किया है, फ्रैटिसाइड मीन्स मतलब किलिंग ओन्स ब्रदर। तो अपनी जो हैमलेट है बैटरीसाइड का बदला लेना चाहता है, उसके जो फादर का जो मौत हुआ है उसका वो बदला लेना चाहता है, और वो इस अनटाइमली डेथ को बदला लेना चाहता है, मतलब उसके जो फादर को प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिला है, जिसकी वजह से हैमलेट ज़्यादा दुखी है, और उसको इस तरह से मौत देना चाहता है क्लॉडियस को कि वो नर्क की आग में जले, ना कि उसे हेवन मिले। तो इस अपने जो मर्डर का जो प्लान था क्लॉडियस का, उसको यहाँ पर वो पोस्टपोन कर देता है, कहता है किसी और ओकेजन पे मार लूँगा।
इस तरह से जो हैमलेट के में जो एक ट्रेजिक फ्लॉ थी, ट्रेजिक फ्लॉ माने एक कमी थी, एक वीकनेस थी कि वो तुरंत ही निर्णय नहीं ले पाता था। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहा जाता है, पोस्टपोनमेंट करता है, वो पोस्टपोन कर देता है, डिले कर देता है एक्शन लेने में। अगर वो यहाँ पर क्लॉडियस को मार देता तो ये जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी उतनी बुरी ट्रेजेडी नहीं मतलब हो पाती और सब कुछ सही हो जाता। हैमलेट का जो ज़िंदगी बहुत ही अच्छा खुशहाल रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता यहाँ पर। फिर हैमलेट यहाँ से चला जाता है, उसकी ज़िंदगी को बख्श के चला जाता है और वो अपनी माँ से मिलता है, हैमलेट और उस अपनी माँ से। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हीटेड डिस्कशन होता है हैमलेट की मदर के बीच में और हैमलेट के बीच में। हैमलेट की जो मदर एक्सप्लेनेशन मांगती है, तुमने अपने पिता से ऐसा क्यों बिहेवियर किया, और इस तरह से। और फिर यहाँ पर आगे क्या होता है कि जो बेड चैम्बर में जब पहुँचता है हैमलेट, तो बहुत ज़्यादा बिटरली वो फाइट करते हैं। वहाँ पर पोलोनियस, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, पोलोनियस जो कि चीफ काउंसलर है किंग का, पर्दे के पीछे छिपा है इन लोग की माँ और बेटे की बात को सुनने के लिए पर्दे के पीछे छिपा रहता है। वो स्पाई करता है और सुनने चाहता है क्या इन लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये नोजी काइंड ऑफ करेक्टर रहता है जो दूसरों की बातों में टांग अड़ाने वाला टाइप का। और तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन चलता है और डिस्कशन बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। और हैमलेट जो है एकदम माँ से अपने बहुत ही मतलब बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि मेरे मतलब पिता का तुमने इतना जल्दी भुला दिया इस तरह से, और क्लॉडियस से मैं शादी कर ली। तो जो उसकी जो मदर रहती है परेशान हो जाती है, हेल्प हेल्प चिल्लाती है। और तो जब उसकी जो मदर चिल्लाती है तो अंदर से जो पोलोनियस चिल्लाता है, तो हैमलेट सोचता है कि यहाँ अंदर में एक पोलोनियस छिपा है और आओ देखता है ना ताओ, वहाँ पर वो तलवार से हमला कर देता है और यहाँ पर पोलोनियस की मौत हो जाती है। बाई मिस्टेक यहाँ पे मौत हो जाती है। जब वो पर्दा हटा के देखता है तो पोलोनियस रहता है। तो हैमलेट कहता है अरे ये इस मूर्ख की मौत हो गई, इस नोजी कैरेक्टर जो कि हमेशा दूसरों की बातों में पीछे में जो घुसता है, इस तरह से वो कहता है। और तो यहाँ पर घोस्ट का एंट्री होता है। घोस्ट उसको फिर से हैमलेट को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पोलोनियस को मार रहे हो, इधर मार रहे हो, वैसे कर रहे हो, तुम एक्चुअल जो तुमको बदला लेना है अपने चाचा से बदला लेना है उस पर तुम कॉन्सेंट्रेट करो, इस तरह से कहता है। तो हैमलेट को जब इस तरह से बातें करता देखती है गर्ट्रूड, तो उसे लगता है कि उसका बेटा जो है मैड हो गया है, पागल हो गया है। वो बोलती है तुम किससे बात कर रहे हो, तो हैमलेट कहता है कि मैं अपने फादर की आत्मा से कर रहा हूँ। तो वो जो कि घोस्ट जो है हैमलेट की मदर को नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका जो प्यार है सच्चा नहीं रहता, उसको दिखाई नहीं देता, तो उसे मैड समझती है वो। तो हैमलेट यहाँ गुस्सा होकर कहता है कि नहीं, तुम्हारे मेरे रगों में भी वही खून दौड़ रहा है, मैं बिल्कुल भी मैड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ, इस तरह से अपनी मदर से वो कहता है। फिर वो पोलोनियस की बॉडी को खींच के लेके जाता है और कहीं पे छिपा देता है, सीढ़ी के नीचे वो छिपा देता है। और यहाँ पर क्लॉडियस हैमलेट से पूछता है कि कहाँ है पोलोनियस की बॉडी, कहाँ है। तो हैमलेट कहता है कि वो ही इज़ एट द डिनर, कहता है। डिनर कौन सा डिनर, कहता है। तो कहता है वो कीड़ों के डिनर पे, वॉर्म्स के डिनर पे, बोलता है कीड़े उसको खा रहे हैं, कीड़ों का वो डिनर बन रहा है, कहता है वो इस तरह से। और वो नहीं बताता है, बोलता है कि अगर देख लो, अगर वो हेवन में होगा तो अपने गार्ड्स को बोल के भेज के उसको देख लो कि स्वर्ग में मिल जाए। तो अगर वो दूसरी जगह में हो, मतलब अगर नर्क में हो, तो तुम खुद जाके देख सकते हो कि वो कहाँ पर है। इस तरह से काफ़ी दोनों के बीच में डिस्कशन चलता है। और फिर यहाँ पर रोजन किंग को लगता है कि ये जो पागल हो गया है, अब ये ऐसे पागल से निपटना है इससे, और जान जाता है कि वो ये समझ जाता है किंग कि इसको मेरे जो अपराध है इसका पता चल गया है कि किस तरह से मैंने अपने ब्रदर की हत्या की, ये पता चल गया है। तो हैमलेट को इस राज्य में रखना खतरे से खाली नहीं है। तो अब वो पूरा डिसाइड कर लेता है कि इस हैमलेट को मारना है, इसको अपने रास्ते से हटाना है। तो पूरा प्लान तैयार करता है, उसके दोस्तों को रोजन क्रैनर गिल्डस्टन को बुलाता है और कहता है, एक लेटर देता है, इस लेटर को तुमको किंग ऑफ इंग्लैंड को देना है, और उसमें जिसमें लिखा रहता है कि इस हैमलेट को मार देना है, जान से मार देना, ऐसा लिखा रहता है। तो हैमलेट को इस प्लान का पता नहीं रहता, वो राजी हो जाता है। हैमलेट को वो कह रहता है, क्लॉडियस कहता है कि तुम्हारी जान पर यहाँ पर खतरा है, कि तुम्हारे यहाँ तो एक प्राइम मिनिस्टर का डेथ हुआ है, तो तुमको जाना पड़ेगा इंग्लैंड। तो उसको भेज देता है। रास्ते में जब हैमलेट को पता चलता है और हैमलेट लेटर को चेंज कर देता है, और उस लेटर के बदले वो एक लेटर लिख देता है जिसमें लिखा रहता है कि जो भी आदमी इस लेटर को लेके आ रहा है उस आदमी का मर्डर करना है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब मर्डर होने वाला है, अब एग्जीक्यूशन होने वाला है रोजनक्रैंडर और गिल्डस्टन का। और वो उस जहाज पे पिरेट्स का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है हैमलेट। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो पोलोनियस की जो मौत हो जाती है हैमलेट के हाथों, जिसकी वजह से ओफिलिया जो है हैमलेट की जो प्रेमिका है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, मैड हो जाती है, और बहुत ज़्यादा दुख है उसको अपने पिता की मौत का। तो ओफिलिया भटकती है इधर, फूल फूल लेके इमेजिनरी फ्लावर्स बांटती फिरती है वो, और ऐसे कहती है कि ये फ्लावर लो, वो फ्लावर लो, इस तरह से, और गाना गाती है वो, अपने पिता के मौत के गम में गाना गाती है, और इधर से उधर वो पूरी तरह से पागल की तरह वो भटकती है। तो जो लियटिस है आ जाता है फ्रांस से, जब वो सुनता है कि उसके फादर का मर्डर हो गया है, तो फ्रांस से वापस आ जाता है, और अपनी एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। उस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपने सिस्टर को देखता है, मैड देखता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और वो उसके पास जाता है, क्लॉडियस के पास जाता है, उससे एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है, कहता है कि मुझे अपने फादर का बदला लेना है, कहता है कि मेरे फादर का मौत हुआ, उसका बदला लेना है, कहता है। तो क्लॉडियस उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, तुम्हारे फादर की जो मौत है हैमलेट के हाथों हुई है। तो वो कहता है कि हैमलेट से वो बदला लेना चाहता है। तो इस तरह से वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे वो एक प्लान बनाएंगे जिसके ज़रिए वो हैमलेट को रास्ते से हटा देंगे। तो ये सारा का सारा वो प्लान तैयार करते हैं, और तभी वहाँ पर पता चलता है, जो उसकी एंट्री होती है, क्वीन की एंट्री होती है, गर्ट्रूड की एंट्री होती है, और उन लोग बताते हैं कि जो हैमलेट है वो वापस आ गया है, इंग्लैंड से वापस आ गया है। तो क्लॉडियस समझता है अब इसका जो प्लान था वो फेल हो गया है, हैमलेट को मारने का जो प्लान था, इंग्लैंड वाला प्लान जो फेल हो गया है, तो उसको इसी प्लान पे अब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा हैमलेट को मारने का। तो जो अपना जो प्लान चेंज कर देता है, और वो हैमलेट के को मारने का डिस्कस करता है। वो कहता है कि अब एक फेंसिंग मैच रखेंगे, तुम दोनों के बीच में एक फेंसिंग मैच रखेंगे, तलवारबाजी का मैच रखेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि जो नकली रेपियर रहेगा, नकली तलवार रहेगी, लेकिन एक तलवार रहेगी जो असली रहेगी, जो तुम्हारे हाथों में रहेगी, और वो जो तलवार रहेगी नुकीली रहेगी। और वहाँ पर क्या है कि लेटिस कहता है कि ठीक है, उस तलवार में मैं क्या करूँगा कि एक जहर, मतलब जहर, बहुत ही खतरनाक जहर लगा लूँगा, कहता है, जिसकी वजह से हैमलेट को चोट लगेगी और हैमलेट की मौत हो जाएगी उस जहरीले तलवार से। फिर वहाँ पर किंग जो क्लॉडियस कहता है कि एक और प्लान हम लोग तैयार रखेंगे, कहता है कि बाई चांस अगर तुम्हारी जो तलवार का जो वार से वो बच जाए, तो हम क्या करेंगे, एक जहर से पूरा डिप हुआ एक ग्लास रखेंगे, ग्लास ऑफ वाइन रखेंगे, जिसको मैं ऑफर करूँगा हैमलेट को, और उससे वो उसकी मौत हो जाएगी। तो इस तरह से वो पूरी तरह से मारने को पूरा डिसाइड कर लेते हैं, प्लान एक के बाद एक प्लान वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस तरह से नहीं तो उस तरह से उसकी मौत तो निश्चित है, इस तरह से वो डिसाइड करते हैं। फिर गर्ट्रूड आके बताती है कि कैसे जो ओफेलिया है वो नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। अब ये डिसाइडेड नहीं है कि जो वो सुसाइड करी है ओफेलिया की, उसके एक्सीडेंट से मौत हुई है, और इस तरह से बताती है वो। तो इस बात से जो लेटिस है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपने बहन के मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, किसी तरह से वो अपने आंसुओं पे कंट्रोल करता है। फिर एक्ट 5 फाइनल सीन आता है। एक्ट 5 में क्या होता है, जो होरेशियो है, होरेशियो एक लेटर लेके आता है हैमलेट का, उसको लेटर मिलता है, जिसमें हैमलेट पूरा सिचुएशन उसको बताया रहता है कि कैसे रोज़ेनक्रैंडर गिल्डेस्टन ने किया था, और कैसे वो बच के आ गया है पेरेंट्स की मेहरबानी से, जो डाकू थे जिन्होंने जो जहाज़ पे अटैक किया, जिसकी मेहरबानी से वो बच के आ गया है, कहता है। और उसको कहता है एक सीक्रेट जगह में हमको मिलना है, कहता है, और वो कहता है कि तुम ग्रेव यार्ड में एक कब्रिस्तान में मुझसे मिलो करके वो कहता है। फिर उन लोग कब्रिस्तान में मिलते हैं, आप ये सीन में देख रहे होंगे, हैमलेट और होरेशियो मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट होता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रेव डिगर्स हैं, मतलब कब्र खोदते रहते हैं, वो हैमलेट पूछता है किसकी ग्रेव तुम खोद रहे हो, किसका कब्र खोद रहे हो? तो वो कहते हैं किसी मैन की खोद रहे हो कि वुमेन की? तो कहते हैं किसी की नहीं। अब पहले ये जो एक जब जिंदा थी ये तो वुमन थी, और अब ये कुछ नहीं, अब ये सिर्फ बॉडी है।
तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इसमें यहाँ पर सिचुएशन में मौत की फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात की गई है कि मौत कैसे इक्वालिटी, मौत के बाद हर कोई इक्वल हो जाता है। और वो उन लोग अपने जो काम को एकदम गाना गाते-गाते करते रहते हैं, तो हैमलेट को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि इतना मतलब भयानक वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम खुश हैं, गाना गा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। और वो एक स्कल को वो फेंकते हैं, तो ये हैमलेट पूछता है ये स्कल जो है, ये जो खोपड़ी है किसकी है? तो वो कहता है, ग्रेव डिगर कहता है कि जो ये स्कल है योरिक, योरिक का जो स्कल है। और योरिक कौन है? तो योरिक पहचान जाता है हैमलेट कि योरिक एक जेस्टर था, एक मस्खरा था, एक जोकर था किंग हैमलेट के दरबार में। तो उसके स्कल को अपने हाथों में लेता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा कहता है लास्ट पुअर योरिक कहता है। होरेशियो को बताता है, होरेशियो ये योरिक जेस्टर था, बहुत ही ज़्यादा हँसाता था लोगों को और मुझे अपने कंधों पर घुमाता था। लेकिन ये कहाँ गए, इसके जोक्स कहाँ गए? और इसके ये जो सारे जो स्कल पड़े हुए हैं ग्रेवयार्ड में, कभी कोई लॉयर था, तो कोई किंग था, तो कोई डॉक्टर था, तो कोई कुछ था। लेकिन यहाँ पर मौत तो कोई एक आम आदमी था, लेकिन मौत ने सब कुछ बराबर कर दिया है। मौत के सामने कोई राजा हो या रंक हो, उसका कोई मतलब नहीं है। राजा और रंक सभी बराबर होते हैं मौत के सामने में। इस तरह से बहुत ही फिलोसॉफिकल सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और जो ग्रेट वर्स आपस में डिस्कस करते हैं और उन लोग कहते हैं कि ये जो कोई विमेन जो जिसका ग्रेव है ये सुसाइड करी है, इस तरह से वो बात करते हैं। और फिर फ्यूनरल होने वाला रहता है ओफिलिया का। जब हैमलेट देखता है कि क्वीन और किंग एंट्री कर रहे हैं कब्रिस्तान में, वो पहले छिप जाता है। लेकिन जब देखता है कि ये जो मौत हुई है, ओफिलिया की मौत हुई है, तो वो बाहर निकल आता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वहाँ पर जो लियटिस रहता है, हैमलेट का जो अपोनेंट रहता है कहना चाहिए, और जो ओफिलिया का भाई रहता है वो कब्र में कूद जाता है, अपनी बहन की मौत में कूद जाता है। तो वहाँ पर हैमलेट भी उसकी कब्र में कूद जाता है, ओफिलिया के कहता है कि मुझे भी दफना दो साथ में। और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेटिस और हैमलेट के बीच में। हैमलेट कहता है कि जितने 40,000 भाई प्यार नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा मैं ओफिलिया को चाहता था, इस तरह से कहता है। बहुत ही फाइट बढ़ जाती है। तो इस सीन में फिर बीच बचाव करते हैं, गर्टरूड आती है और क्लॉडियस बचाव करते हैं। क्लॉडियस कहता है ग्लैडियस उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो तो पागल हो गया कहता है। और इस तरह से उनका जो फाइट है ब्रोक किया जाता है। फिर यहाँ पे बैक एल्सिनोर का जो सीन है, एल्सिनोर का जो किला है, हैमलेट एक्सप्लेन करता है, सारी बातों को एक्सप्लेन करता है, इसको होरेशियो को बताता है। और क्लॉडियस के लेटर के बारे में बताता है कि कैसे उसके साथ हुआ है, कैसे उसने जो क्या किया कि कॉपी जो तैयार करी, जो लेटर जो रोज़ेनक्रैंड और गिल्डेस्टन ले जा रहे थे इंग्लैंड में उसको मरवाने के लिए, तो उस कॉपी को उसने बदल दिया। उसमें लिख दिया कि इस लेटर को लाने वाले को मार दो, और उसने अपने पिता का जो सील उसके पास था उसमें सील लगा दिया। और इस तरह से अब मौत होगी रोज़ेनक्रैंड और गिल्डेस्टन की, ये सारा वो उसको बताता है। फिर वहाँ पर एक ऑसरिक करके है, ऑसरिक करके एक कोर्टियर आता है, एक दरबारी आता है जो एक अजीब तरह की टोपी पहनता है, एक फैशनेबल दरबारी है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं ऑसरिक का कि कौन है जो कि फेंसिंग मैच के लिए बुलाने आया था। तो ऑसरिक आता है और उनके कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करता है और कहता है कि राजा ने एक फेंसिंग मैच, एक तलवारबाजी का मुकाबला रखा है आपके और लेटिस के बीच में। लेटिस जो पोलोनियस का बेटा है। और तो होरेशियो कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चाल है। होरेशियो तो मत जाओ, हैमलेट तो मत जाओ कहता है होरेशियो को। कहता है होरेशियो हैमलेट से रिक्वेस्ट करता है कि कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई चाल है किंग की। तो हैमलेट कहता है अगर चाल हो तो हो, लेकिन मुझे जाना है पड़ेगा, होरेशियो कहता है उसे। और हैमलेट डिसाइड कर लेता है कि अब वो मौका आ चुका है जिसमें उसे बदला लेना है, अपने पिता के मौत का बदला लेना है। अब उसे कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उसको रोक सकती है उसकी ज़िंदगी में। कहता है उसकी मेरी ज़िंदगी में क्या रखा है, कोई कुछ भी नहीं रखा है कहता है। और उसे तैयार हो जाता है लड़ने के लिए दोनों के बीच में। आप पिक्चर में देख रहे होंगे तलवारबाजी का मैच चालू हो जाता है और हैमलेट कुछ राउंड में पहले जीतने लगता है। और वहाँ पर हैमलेट के जीत से खुश होकर गर्ट्रूड क्या करती है, एक पॉइजन वाला कप रखा रहता है जो कि क्लॉडियस ने अपने भतीजे हैमलेट को मारने के लिए रखा रहता है। उस पॉइजन वाले कप को वो पी जाती है और जिसकी वजह से गर्ट्रूड जो है बेहोश हो जाती है। हैमलेट और वहीं पर जो तलवारबाजी के मैच में क्या होता है,
दोनों के बीच में जब मुकाबला चलता है तो लियटिस तलवार से हमला कर देता है हैमलेट को, जहाँ पर हैमलेट को चोट आ जाती है। फिर लियटिस और उनके बीच में जो तलवारबाजी के बीच में जो उनके जो एक्सचेंज हो जाता है, जो तलवार जो एक्सचेंज हो जाते हैं इस कफल में, इस मार पीट में, और लियटिस को भी चोट आ जाती है, लियटिस को भी बहुत गहरी चोट आ जाती है। तो फिर लियटिस बता देता है कि ये सारा का सारा जो प्लान था वो क्लॉडियस का प्लान था, वो चाहता था कि तुमको मरवाना चाहता था, इस वजह से उसने इस तलवार में जहर लगाया है और तुम्हारी माँ भी मर जाएगी क्योंकि उसने वो जो पॉइजन कप को पी लिया है, इस तरह से। तो हैमलेट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दौड़ के आता है वो, और वो उस तलवार से हमला कर देता है क्लॉडियस के सीने में वो तलवार को स्टैब कर देता है। और साथ में जो एक जो ग्लास रखा रहता है, पॉइजन ग्लास रखा रहता है, उसका भी जो बचा कुछ जहर को उसके मुंह में ज़बरदस्ती उड़ेल देता है। और इस तरह से अपने पिता का बदला लेता है वो, और अपने एवेंज लेता है। और फिर लियटिस मर जाता है, गर्ट्रूड मर जाती है, क्लॉडियस मर जाता है, हैमलेट भी मरने वाला रहता है। अब चूंकि हीरो है तो थोड़ा देर से मरेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो होरेशियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और होरेशियो कहता है कि तुम इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में मैं भी नहीं रहूँगा। हैमलेट कहता है वो भी मैं मरूंगा, कहता है सुसाइड कर लूँगा, कहता है। तो हैमलेट कहता है कि नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें मेरी बात को बताना है, तुम्हें बताना है कि कैसे मेरे साथ अन्याय हुआ है, कैसे मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ है, जो सारी की सारी जो बातें हैं वो तुमको बताना है होरेशियो। और वो कहता है कि ये जो नॉर्वे का जो प्रिंस है, जो फोर्टिनब्रास आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये यहाँ पिक्चर में देखिए पूरी डेड बॉडी रखी है। यहाँ पर हैमलेट में सभी मरे हुए हैं। पूरा जो रिवेंज ट्रेजेडी में ऐसा होता है कि जो पूरा जो स्टेज होता है लास्ट में डेड बॉडी से लिटर्ड रहता है, डेड बॉडी से भर जाता है। तो ये जो कहता है कि जो टुगेदर जो है ना, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क तीनों मिलके एक कंट्री बनाते हैं, स्कैवेंडियन कंट्रीज का कहते हैं वो। तो कहता है कि रॉयल फैमिली में सभी की डेथ हो चुकी है, गर्ट्रूड की डेथ हो चुकी है, मेरी डेथ हो रही है, और क्लॉडियस सभी की डेथ हो चुकी है। तो अब यहाँ का जो राजा बनाया जाना चाहिए फोर्टिनब्रास को, जो कि नॉर्वे का राजकुमार है, फोर्टिनब्रास को राजा बनाना है। इस तरह से वो वादा लेता है होरेशियो से, और कहता है कि तुमको मेरी सारी स्टोरी बतानी है, और इस तरह से। और यहाँ पर फिर वो मर जाता है हैमलेट, और फोर्टिनब्रास वहाँ पर आता है, जो कि पोलैंड की तरफ मार्च करने वाला रहता है, पोलैंड जाने वाला रहता है, पोलैंड पर अटैक करने, और वो डेनमार्क के से बीच से गुजरता है। तो वहाँ पर आता है और वो राजा बनता है डेनमार्क का, और सब कुछ फिर सेटल हो जाता है। ये ट्रेजेडी थी हैमलेट की। एंड वो कहता है कि जो बहुत ही बहादुरी से जो लड़ा है हैमलेट, और वो कहता है कि हैमलेट को एक मिलिट्री फ्यूनरल दी जाएगी, और जो कि एक राज मतलब प्रिंस को मिलनी चाहिए, उस मिलिट्री फ्यूनरल का हकदार है वो, और उसको मिलिट्री फ्यूनरल मिलता है हैमलेट को। और इस तरह से पूरी की पूरी ट्रेजेडी है हैमलेट की। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।